तो मैं एसएस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स का जो गति का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग के सामने लेकर आए हैं। कौन सा वीडियो लेकर आए हैं? पार्ट 2। कौन सा वीडियो है? पार्ट 2। कौन सा चैप्टर का है? गति का चैप्टर, मोशन का, जो कि आज मैं आप लोग के सामने पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। जिस चैप्टर का नाम है गति, मोशन। ये फिजिक्स का मेरा पर डे 2 वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोग का एनटीपीसी रेलवे या ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है। और दिसंबर में आप लोग का पेपर है, तो उससे पहले मैंने लगभग सारे आप लोग का पेपर के प्रिपरेशन से तैयारी करा देंगे। तो आप बात करते हैं टॉपिक से, अपना देखते हैं पार्ट 2 वीडियो में जो गति का है। इसके पहले पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें और पार्ट 2 वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे पार्ट 1 में। तो बात करते हैं, न्यूटन के प्रथम गति नियम देख चुके थे पहला वीडियो में, वहां तक आज देखेंगे दूसरे वीडियो में न्यूटन के गति का दूसरा नियम। जो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए आरोपित बल, यहाँ पे क्या होगा? आरोपित, लगाए गए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए आरोपित बल के समानुपाती, क्या होता है? आरोपित बल के समानुपाती तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में आरोपित बल किया जाता है। ते न्यूटन का दूसरा नियम दिया था। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। अब क्या होता है, जो दिया था F बराबर एम ए। यहाँ पे F का है बल है, और M का है द्रव्यमान है, और A का है त्वरण है। तो इसी को बोलते हैं व्यंजक। क्या चीज बोलते हैं? व्यंजक। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का क्या प्राप्त होता है? व्यंजक प्राप्त होता है। एग्जाम में सीधा पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या चीज होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक का होता है F बराबर एम ए। अब बात करते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी ईंट को हम मार रहे हैं फायर, तो उतना ही विपरीत दिशा में बल लगती है, तो उसी को कहा जाता है न्यूटन का तृतीय नियम। क्रिया के प्रतिक्रिया बल को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ये हो गया न्यूटन की तृतीय नियम। अब एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बन के यहाँ से आता है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले, जो बंदूक चलाने वाले होते हैं, पीछे की ओर धक्का लग जाता है। धक्का लगता है किस नियम के कारण? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है किस नियम के कारण? तो न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। जैसे नाव को छलांग लगाते हैं या उससे उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, किस? न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। रॉकेट के उड़ाने में कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? न्यूटन का तृतीय नियम। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या होता है? तो किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, किसी बाह्य बल या बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं के संवेग, दो या दो से अधिक वस्तुओं का संवेग बीजगणितीय योग, क्या चीज? बीजगणितीय योग किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है। जो बीजगणितीय योग होता है वो किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है, समान रहता है। इसे ही संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है? किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं के संवेग का बीजगणितीय योग किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है। इसे ही संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, किसी चीज में लड़ने के पहले और लड़ने के बाद
बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग क्या होता है, बराबर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट बल अघूर्ण। बल अघूर्ण क्या होता है, तो किसी बल के घूर्णी प्रभाव को बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष, किसी भी बल के घूर्णी प्रभाव को बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की दिशा के बीच अभिलंब दूरी के गुणनफल से पाया जाता है, इसे ही बल अघूर्ण कहते हैं। डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपको बल अघूर्ण का, पूछेगा बल अघूर्ण को किसे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल टी से सूचित किया जाता है बल अघूर्ण को। और बल अघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुणे आघूर्ण की भुजा। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण की भुजा। अब बल अघूर्ण पूछता है कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। बल अघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल अघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, बल अघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल अघूर्ण को कैपिटल टी से सूचित किया जाता है। बल अघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल अघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और बल अघूर्ण का विमा mlt-2 होता है, mlt-2 होता है। या बल अघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर देगा, या कहीं पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर देगा। अब केंद्रीय बल क्या होता है, तो किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर, किसी भी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र पर जो सेंटर होता है, केंद्र की ओर एक बल लगता है। सेंटर पे एक बल लगता है अंदर की ओर, और एक बल आवश्यक होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर जब उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या चीज बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चीज बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आता है बल आघूर्ण और अभिकेंद्रीय बल की विमा समान होती है, बराबर होती है। पूछते तो एग्जाम में कि किसकी विमा निम्न में से समान है, 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें बल आघूर्ण और अभिकेंद्रीय बल दिया रहेगा, तो बल आघूर्ण और अभिकेंद्रीय बल की विमा समान होती है। विमा मतलब डायमेंशन। अब बल आघूर्ण को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, सॉरी अभिकेंद्रीय बल को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। और अभिकेंद्रीय बल बराबर एम वी स्क्वायर बटा में आर। क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा में आर, जहां एम क्या है, पिंड का दरम्यान है। एम क्या है, पिंड का दरम्यान है। और बी क्या है, पिंड का वेग है। और आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। क्या है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। यानी अब केंद्रीय बल बराबर होता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा में आर। अब केंद्रीय बल का एसआई मात्रक निकालते हैं, तो दरम्यान का क्या लिखते हैं, एसआई मात्रक केजी, और वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर में डाल देंगे। और त्रिज्या का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो केजी बचा। और एम स्क्वायर है तो एगो एम कैंसिल हुआ, तो एम और पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बल अघूर्ण का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केंद्रीय बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केंद्रीय बल को कैपिटल एफ से सूचित किया था, और अब केंद्रीय बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर एस माइनस 2 इनवर्स माइनस 2। अब केंद्रीय बल का विमा mlt-2, केजी का विमा m होता है, और मीटर का विमा l होता है, और सेकेंड के विमा t होता है, तो t-2। अब आता है कि ग्रहों की परिक्रमा करना। उपग्रह जो होता है वो ग्रहों को परिक्रमा करता है किस बल के कारण, तो आपका अब केंद्रीय बल के कारण उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा किस बल के कारण करता है, तो अब केंद्रीय बल के कारण। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, किस बल के कारण, तो अब केंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। साइकिल का मुड़ना, जो हम लोग साइकिल में मुड़ाते हैं, वो किस बल के कारण, तो अब केंद्रीय बल के कारण। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना, देखते एक बड़ा सा कुआं बनाया रहता है, उस पर चारों तरफ से मोटरसाइकिल चलाया जाता है, किस बल के कारण, तो अब केंद्रीय बल के कारण।
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल देख लिए, अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है और उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र से, यहाँ से जो बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो अंदर की ओर लगता है बल उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बस यही फर्क है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में। जब कोई भी वृत्ताकार पथ है मैदान पर, जब कोई वस्तु घूमती है तो जो अंदर की केंद्र की ओर बल लगाता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो बाहर की ओर केंद्र से बल लगाता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दूध से मक्खन अलग करने की जो मशीन होती है, तो दूध से अलग करने की जो विधि होती है वो किस बल के कारण होती है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। कपड़ा धोने वाला मशीन या वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर। किस बल पर, अपकेंद्रीय बल पर। दूध से क्रीम निकालना किस बल के कारण होता है, तो अपकेंद्रीय बल के। बहुत सारा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगता है तो त्वरण क्या होगा। तो हम बल का व्यंजक पढ़े हैं कि बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है, द्रव्यमान। ए क्या है, त्वरण है। एफ क्या है, बल है। तो बल कितने न्यूटन है, 5 न्यूटन है। तो त्वरण बराबर, इसको लिख सकते हैं ना, एफ त्वरण बराबर बल बटा में द्रव्यमान। तो बल कितना है, 5, और द्रव्यमान कितना है, 2। तो 5 बटा 2 कितना हो जाएगा, त्वरण 2.5। त्वरण के ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब कह रहे हैं कि 1 kg राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लगभग में पूछेगा तो 10 मान लिया जाता है, करेक्ट पूछेगा तो 9.8 न्यूटन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो समान त्वरण होता है। क्या चीज होता है, समान त्वरण। जहां पर कोई शून्य मतलब जहां अंतरिक्ष हो। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का, कुछ देखते हैं क्वेश्चन की न्यूमेरिकल पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रखा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है, भार दे दिया कितना 29.4 न्यूटन, मतलब बल दे दिया। तो F बराबर क्या पढ़े हम, F बराबर पढ़े ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तब हमें जैसे क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकते हैं, बल बटा में त्वरण। क्या लिखेंगे, बल बटा में त्वरण। अब सबसे पहले हमें ए का मान नहीं मालूम है, तो आप लोग को पता है कि ए के मान, त्वरण का मान कितना मान के चलते हैं, फिक्स वैल्यू है। 1 न्यूटन बराबर कितने त्वरण के बराबर होता है, तो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता है आपको, अप्रोक्स में लगभग मानते हैं 10, तो 9.8 लेके चलते हैं। और जबकि बल कितना 29.4 बटा में 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 3 kg का द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि दिए गए चित्र में कोई चींटी ए से बी तक का समय तय करती है। ए से बी तक का समय तय करती है, तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। कह रखा है कि चींटी द्वारा जो तय की गई है दूरी और विस्थापन क्या होगा। ए और बी, तो यहाँ मान लेते हैं सी। अब हमसे पूछ रखा है तो हम पहले विस्थापन निकालते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, ए इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री पर है। ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़ेंगे, पाइथागोरस पर में यह कहता है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर।
यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 मीटर होगा। क्या चीज होगा? 3 मीटर। तो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। तो 3 3 9 4 चौके 16। तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर। 25 का वर्ग कितना होता है? 5। तो यानी मेरा वैल्यू आ गया कितना मीटर के बराबर? 5 मीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है दूरी क्या होगा। तो दूरी यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आए तो कितना? 4 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ पर। तो 4 3 7 5 3 होगा। तो 4 3 7 5 12 मीटर की दूरी का होगा कवर किया। अब ये पूछेगा विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या कहते हैं? प्रथम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जो सीधी रेखा मिलाता है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी सीधा क्या है? 5। तो विस्थापन कितना मीटर होगा? 5 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समय त्वरण से चलती है और 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग तथा विस्थापन। 2 क्वेश्चन निकालना है, वेग भी निकालना है, विस्थापन भी निकालना है। तो हमें प्रारंभिक चाल नहीं दे रखा है, प्रारंभिक वस्तु का चाल नहीं दे रखा है, तो क्या मानेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड। और प्रारंभिक त्वरण कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण रख दिए और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लिख दिए। तो अब पूछ रहा है वेग। वेग क्या होगा? तो वेग को v से, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। न्यूटन के जो 4 समीकरण पढ़े हैं, v बराबर u प्लस at, उसके बाद v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s, v बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरह करके जो चारों समीकरण उसमें से देखेंगे किसका किसका मान है और उसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो v बराबर u प्लस at। v हमको वेग निकालना है, u के मान नहीं पता है तो 0, प्रारंभिक वेग 0 और a के मान 2 और टाइम 5। तो 2 5 10। तो v बराबर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है विस्थापन क्या होगा 5 सेकेंड बाद। तो s बराबर क्या पढ़े हैं? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u 0 है, t के मान 5 सेकेंड है, हाफ t एक्सीलरेशन त्वरण के मान 2 है और टाइम के मान है 5। तो स्क्वायर है तो 5 की स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0, तो 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रखा है कि किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है, 11 मीटर की दूरी जाती है। तो पूछ रहा है कि तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग। तो s बराबर विस्थापन बराबर दे रखा है 11 मीटर और त्वरण बराबर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग पूछ रहा है क्या होगा। तो अंतिम वेग क्या हम समीकरण न्यूटन के समीकरण नहीं है, पढ़े हैं इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो v स्क्वायर बराबर, अब u की स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग कितना है? u क्या है? प्रारंभिक वेग है तो 10, तो 10 के स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 त्वरण 2 और s विस्थापन कितना है? 11। तो 2 दूनी 4 में 11 से गुणा कर देंगे तो 100 प्लस 11 4 44। तो v स्क्वायर बराबर कितना है? 144। तो v बराबर रूट ओवर डालेंगे तो 144। तो 144 के वर्गमूल 12। तो अंतिम वेग क्या हो गया मेरा? 12 मीटर पर सेकेंड होगा। आंसर कितना होगा? 12 मीटर पर सेकेंड। अब कह रखा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होकर प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समय त्वरण से चलता है और अगला 5 सेकेंड समान वेग से चलता है तो इस 10 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
तो प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे और a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम बराबर 5 सेकेंड। तो s1 बराबर क्या होगा, विस्थापन मान मतलब दूरी निकालना है तो u2 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग 0 और टाइम 5 तो 0 गुणे 5 प्लस हाफ और a बराबर 2 और गुणे 5 की स्क्वायर। तो 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, 2 से 2 कैंसिल, 5 की स्क्वायर 25। तो प्रारंभिक जो विस्थापन हो गया 25 मीटर। फिर अब क्या रखा है कि 5 सेकंड बाद तो 2 की स्पीड से चलेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर टाइम 10 सेकंड। तो s2 बराबर u2 प्लस हाफ at। तो u के मान 10 गुणे 5 प्लस हाफ at। तो अब जो उसका त्वरण का मान नहीं दे रखा है तो 0, 5 की स्क्वायर। तो s2 बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो पूछ रखा है कुल दूरी 10 सेकंड में कितना होगा, तो 10 सेकंड में कुल दूरी 25, 5 सेकंड पहले और 5 सेकंड बाद वाला विस्थापन। तो 25 और 50 कितना हो गया 75 मीटर। तो अभी तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है और आपके एग्जाम के व्यूज के पॉइंट से 2 चैप्टर पढ़ाया गया है, एक एसआई मात्रक यूनिट मेजरमेंट यूनिट और दूसरा गति। दोनों चैप्टर से आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें या प्रीवियस एनटीपी से या ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा के देखिए, सारा के सारा आपको 2 चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन सब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरे आप लोग का चैलेंज है। नहीं होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि नहीं हुआ। दोनों चैप्टर का क्वेश्चन, अगला चैप्टर के नहीं। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर आएगा ऊर्जा शक्ति वाट से संबंधित आएगा तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।